तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 16। प्रैक्टिस सेट 16 में क्या कह रहा है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में जो है समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है। तो समाजवादी विचारधारा का प्रसार का श्रेय किसे जाता है, विकल्प को देखते हैं और यहाँ पे आंसर बताने का आप भी प्रयास कीजिएगा। आपका इस प्रैक्टिस सेट में कितने नंबर आ रहे हैं जरूर बताइएगा। प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण एवं बीपी सिंह की जो है पाश्चात्य शिक्षा को जाता है ये श्रेय। ये बी में दिया आपका अंतर्राष्ट्रीय जो है अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी को जाता है। सी में दिया कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को जाता है। डी में दिया है ब्रिटेन की जो है लेबर पार्टी को जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी विकल्प हो जाएगा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को ये श्रेय जाता है। यानी कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार जो है कांग्रेस की कार्यकर्ता की जो है क्रांतिकारिता जो थी, ठीक ना, उसको ये श्रेय जाता है। अगला प्रश्न है कि 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है। 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन विकल्प में दिया अजय नारायण झा, बी में दिया है अनूप सिंह, सी में दिया अशोक लहड़ी और डी में दिया आपका एन.के. सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी विकल्प, एन.के. सिंह जो है 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन हैं। 15वें वित्त आयोग की जो है स्थापना याद रखिएगा, इसका स्थापना नहीं गठन जो है 15वें वित्त आयोग का गठन जो है 27 नवंबर 2017 को की गई थी। बस ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसकी कार्यकाल कितने वर्षों की होती है, तो ये 5 वर्षों की 15वें वित्त आयोग की जो है कार्यकाल होती है 5 वर्षों की, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से जो है केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए जो है कौन सी सही नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब पूछ रहा है कि केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सही नहीं है। तो त्वरित निर्णय या फिर लचीलापन या बड़े देशों के लिए आदर्श, या सी में दिया है, डी में दिया आपका कानून की एक रूपता। तो देखिए केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए देखा जाए कौन सही नहीं है, तो सी विकल्प क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि बड़े देशों के लिए जो है आदर्श, ये जो है संघात्मक देशों के लिए होता है, ठीक ना। किसके लिए होता है, संघात्मक, याद रखिएगा, संघात्मक देशों के लिए ये शब्द क्या होता है, सबसे उपयुक्त होता है, ठीक ना। देशों है यहाँ पर देख लीजिएगा। तो यहाँ केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए क्या क्या सही हो सकता है, तो त्वरित निर्णय, लचीलापन और कानून की एक रूपता, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, स्वतंत्र भारत का जो है पहला राष्ट्रपति कौन है। स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति बहुत इजी प्रश्न है। ए में दिया है जवाहरलाल नेहरू, बी में दिया राजेंद्र प्रसाद, सी में दिया सरदार पटेल, डी में दिया है आपका लाल बहादुर शास्त्री। राइट आंसर हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रसाद। अब प्रश्न यह है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति पद के लिए जो है कितना बार, ठीक ना, प्रश्न क्या पूछ रहे हैं हम, कितना बार जो है इनको राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये आपको कमेंट करके बताना है कितना बार ये राष्ट्रपति के पद के रूप में ग्रहण किए थे। चलिए अगला प्रश्न है कि महासागर में ऊंची जल तरंग कैसे उठती है। महासागर में ऊंची जल तरंगे जो है कैसे उठती है, भूकंप से उठती है, सूर्य से उठती है, तारों से उठती है, चंद्रमा से उठती है। तो राइट आंसर डी विकल्प क्या होगा, चंद्रमा से होगा। क्योंकि जब समुद्रीय ज्वार भाटाएँ आती हैं तो क्या होती है, ये महासागर में जल की तरंगें सबसे ऊंची उठती हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल जो है संसार के क्षेत्रफल का 2.42% है, परंतु इसकी, अब यहाँ विकल्प के आधार पर आंसर देना है। संपूर्ण मानव जाति की जो है 16% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति की 17% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति की 18% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति की जो है आपका 28% जनसंख्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी विकल्प, संपूर्ण मानव जाति का जो है 17% जनसंख्या है। यानी कि भारत का क्षेत्रफल जो है संसार के क्षेत्रफल के 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति की जो है 17% जो है जनसंख्या है। अब प्रश्न आया है आपका क्षेत्रफल के, तो देखिए भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां देश है। कौन सा देश है, 7वां देश है। अब कमेंट करके आप बताइए कि पहला देश कौन सा है, ठीक ना, पहला देश कौन सा है, ठीक ना। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है गर्मपंथियों की जो है प्रभावहीन आया। विकल्प दिया है 1906 के बाद, 1909 के बाद, 1914 के बाद या 1919 के बाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1914
1906 के बाद। यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है, जो गर्मपंथी थे उनके प्रभावहीन आया, वह 1906 के बाद आया था। अच्छा, ये जो विभाजन हुआ था नरमपंथी गर्मपंथी, ठीक ना, के रूप में, तो ये 1907 में जो सूरत अधिवेशन में इसका विभाजन हो गया था। तो ये हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत की जो है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बिहार में जो है लिंगानुपात 918 है और जनसंख्या वृद्धि बी में दिया है, जनसंख्या वृद्धि लगभग 25.4% है। बिहार में साक्षरता दर जो है लगभग 61.8% है। तो इसमें देखा जाए तो इसमें क्या होगा, डी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक होगा, क्योंकि ये सभी के सभी विकल्प क्या है आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 9 नंबर प्रश्न करके बिहार में जो है अधिसूचित वन क्षेत्र प्रतिशत है। बिहार में अधिसूचित वन क्षेत्र प्रतिशत पूछा जा रहा है। ए में दिया है 7.1%, बी में दिया है 9.1%, सी में दिया है आपका 4.1%, डी में दिया है आपका 5.1%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ई विकल्प हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 7.74% इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना, जो विकल्प में कहीं भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 7.74%। अगला प्रश्न है कि बिहार के जो है निम्नलिखित जिलों में से जो है किस जिले में पीडमोंट जो है पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है, पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। तो विकल्प दिया आपका मधुबनी में, बी में दिया आपका भागलपुर में, सी में दिया पश्चिम चंपारण में और डी में दिया आपका सीतामढ़ी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण में, ठीक है, पश्चिमी चंपारण में। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य के जो है कुल भौगोलिक क्षेत्र की जो है तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। तो समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत देखिए विकल्प में देखते हैं, ए में दिया 7.27, बी में दिया 6.87 और सी में दिया 3.27 और डी में दिया आपका 12.77। तो ई देखिए इनमें से क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, कोई नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बिहार राज्य में जो है कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का जो है अगर प्रतिशत पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है, तो यह हो जाएगा आपका 10.33%, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। और अगर केवल प्रतिशत न पूछ करके क्या पूछता है कि कुल कितना है, तो ये याद रखना है आपका 7,381 वर्ग किलोमीटर, ठीक ना। चलिए, तो ये दोनों चीज़ें आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बिहार में तीन कठिया पद्धति क्या है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, तीन कठिया पद्धति। देखिए विकल्प के आधार पर देखिएगा आंसर क्या होगा। ए में दिया है शिक्षा पद्धति, बी में दिया आपका रोजगार पद्धति, सी में दिया कृषि पद्धति, डी में दिया है आपका भिक्षा पद्धति। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कृषि पद्धति। चूँकि 1917 में, याद रखना है, 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा जो है तीन कठिया जो है पद्धति का विरोध किया गया था। तीन कठिया का मतलब 3/20 भाग, ये चीज़ें आपको याद रखना है तीन कठिया में, ठीक है ना। यानी कि 20 कट्ठा में जो है 3 कट्ठा नील की खेती करने के लिए अंग्रेज किसानों को मतलब कि बाध्य करते थे, जिसके विरोध में राजकुमार शुक्ल ने जो है महात्मा गांधी को चंपारण में बुलाया था। चलिए अगला प्रश्न है कि लोकनायक की उपाधि किसे दी गई है। लोकनायक की उपाधि जो है किसे दी गई है। विकल्प दिया लालू प्रसाद यादव को, कर्पूरी ठाकुर को, जयप्रकाश नारायण को, नीतीश कुमार को। ये विकल्प इस ऐसे दिया है कि आप इसको समझ जाइएगा। लालू प्रसाद यादव होगा नहीं, नीतीश कुमार यादव होगा नहीं, नीतीश कुमार सॉरी होगा नहीं। कर्पूरी ठाकुर को अभी हाल ही में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक ना। तो इनको भारत रत्न दिया गया है, भारत रत्न दिया गया है मरणोपरांत, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया कर्पूरी ठाकुर को। तो इसका सी विकल्प हो जाएगा। लोकनायक जो है जयप्रकाश नारायण को जो है की उपाधि है, ठीक ना। और सबसे अधिक जो है 1970 में, ध्यान दीजिएगा, 1970 में जो है इंदिरा गांधी की जब सरकार थी तो उस सरकार के विपक्ष के रूप में जो है इनको सबसे अधिक जाना गया था, ठीक ना। किसको, लोकनायक को, लोकनायक यानी कि जयप्रकाश नारायण को। चलिए अगले प्रश्न को देख लीजिए। बिहार के किस क्षेत्र में फतेह
जो है फतेह शाही विद्रोह हुआ था। तो फतेह शाही विद्रोह विकल्प दिया है मिथिला में, बी में दिया है तिरहुत में, सी में दिया है सारण में, डी में दिया है मगध में। इसका राइट आंसर सी विकल्प क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा सारण में जो है सबसे अधिक फतेह शाही विद्रोह देखा गया था। अगला प्रश्न है कि क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग यहाँ पे रिक्त स्थान दिया है में किया जाता है, यानी कि परमाणु रिएक्टर में, कृषि में, या रेलवे में, या फिर रॉकेट में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रॉकेट में। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग जो है रॉकेट में किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि इसरो का जो है संक्षिप्त रूप क्या है। ए में दिया इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये नहीं होगा। बी में दिया है इंडियन साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये भी नहीं होगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे यही होगा, ठीक ना, यानी कि सी विकल्प क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब प्रश्न यह है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा 15 अगस्त 1969 को जो है ये इसरो की क्या होती है, स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ है, यानी कि हेड क्वार्टर कहाँ है। तो याद रखना है आपको बंगलुरु में है। कहाँ पे है, बंगलुरु में है, ठीक है, बंगलुरु में इसको याद रखना है, ठीक है। थोड़ी सी कलम मेरी गड़बड़ है इसलिए लिखना नहीं बन रहा है। चलिए, तो इतना चीज़ें याद रखना है। ऐसे बोल भी देता हूँ जहाँ पे इसरो के अगर जनक पूछता है तो डॉक्टर विक्रम साराभाई जो है इनको इसरो का जनक माना जाता है। तो दो तीन चीज़ें हैं जो आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न है कि यदि कोई बीमारी जो है नॉन ह्यूमन प्राणी जो है नॉन ह्यूमन प्राणी से जो है किसी मनुष्य में पहुंचता है तो इसे क्या कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है। ए में दिया है पशुजन्य बीमारी, बी में दिया संक्रामक बीमारी, सी में दिया आपका जन्मजात बीमारी, डी में दिया उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए विकल्प पशुजन्य बीमारी। क्या हो जाएगा, पशुजन्य बीमारी हो जाएगा। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की जो है तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखना है आपको, कार्टिलेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्टिलेज हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में यहाँ पे पूछा है कि मानव शरीर की मांसपेशियों में से जो है, अब विकल्प दिया है कौन सा कथन गलत है इसके बारे में। देखिए ए में दिया है कि मांसपेशियां जो है केवल हड्डी को धक्का देती है। यहाँ पे कह रहा है केवल धक्का देती है, ठीक ना, तो यही केवल क्या है आपका गलत है। तो विकल्प के रूप में ये तो क्या है आपका सही है। जिस तरह से प्रश्न पूछा कि कौन सा कथन गलत है तो ये तो सही है। लेकिन अगर देखें बी विकल्प तो मांसपेशियां जोड़ों में जो है काम करती है, तो ये सही है। सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती हैं, तो ये भी क्या है आपका सही है, ठीक ना। विकल्प के रूप में आपका आंसर मिल गया ए। लेकिन ये भी याद रखिएगा मानव शरीर के जो है मानव शरीर में जो है संपूर्ण कोशिका कितनी होती है। तो संपूर्ण कोशिका की संख्या होती है 650 होती है। कितनी होती है, 650 होती है। और यह मानव शरीर के त्वचा के जस्ट नीचे ही होती है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा हार्मोन जो है मानव शरीर में रक्त, कैल्शियम और फास्फेट के जो है नियंत्रण करता है, फास्फेट के जो है नियंत्रण करने का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए में दिया है आपका थायरोक्सिन, बी में दिया है ग्लूकागन, और सी में दिया आपका वृद्धिकर हार्मोन, और डी में दिया आपका पैराथायराइड हार्मोन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पैराथायराइड हार्मोन, यानी कि डी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लाइकेन में जो है एक क्लोरोफिल युक्त जो है पार्टनर एक साथ रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए में दिया आपका शैवाल और कवक, बी में दिया कवक बैक्टीरिया, सी में दिया शैवाल और वायरस, डी में दिया उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा शैवाल और कवक, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कवक पौधों में जो है नहीं पाया जाता है, कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। विकल्प दिया है ऑक्सीजन, बी में दिया कार्बन डाइऑक्साइड, सी में दिया पर्णहरित, डी में दिया सूर्य का प्रकाश। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पर्णहरित, ठीक ना। कवक पौधों में जो है पर्णहरित नहीं पाया जाता है, बाकी सब पाया जाता है। अगले प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न करके खमीर का उपयोग, अब यहाँ पे जो है आपका दिया है खमीर का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है। विकल्प है आपका चीनी में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, सी में दिया आपका शराब में, सल्फ्यूरिक अम्ल में। राइट आंसर हो जाएगा आपका शराब में, ठीक है। अगले प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है। इसमें कौन यौगिक नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दूध जो है यह यौगिक नहीं है। सोडियम क्लोराइड, चौक और अमोनिया ये क्या है, यौगिक है। अगला प्रश्न है कि बिल्डिंग में प्रयोग होने वाला गैस कौन सा है, यानी कि जब बिल्डिंग होती है तो कौन सा गैस है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें जो है कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जो है
जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्कीन कहलाते हैं। ये आपको याद रखना है। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है? तो आसानी से इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है आपका पोटेशियम। ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है करें कि निम्नलिखित अवस्था में जो है निम्नतम अवस्था में जो है हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉनों की चाल होती है। तो इसमें होती है आपका सी यानी कि 137 होती है। कितनी होती है? 137 होती है इसकी चालें। अगला प्रश्न है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिका ऑक्साइड और जल निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? तो किसके रासायनिक सूत्र हैं आपको बताना है। ये चीनी के रासायनिक सूत्र हैं, चीनी मिट्टी के, ठीक ना। चीनी मिट्टी के क्या है? रासायनिक सूत्र हैं। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु के जो है एनवे स्थिर कक्ष में जो है अर्ध व्यास किसके समानुपाती होता है? तो यह जो होता है आपका एन स्क्वायर के समानुपाती होता है। किसके? एन स्क्वायर के समानुपाती होता है। अगला प्रश्न है कि किसी उपग्रह के लिए जो है पलायन वेग जो है 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। उपग्रह को जो है ऊर्ध्व से जो है 60 डिग्री पर प्रक्षेपित किया जाता है। इस स्थिति में जो है पलायन वेग क्या होगा? अच्छा, यहाँ पे जो कोण दिया है पलायन वेग का और कोण से कोई संबंध नहीं है। इस तरह से जो आपका पलायन वेग है वहीं आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को जो है निम्नलिखित में से किस नियम से प्रतिपादित किया जाता है? तो ये प्रतिपादित किया जाता है कूलम्ब के नियम से। अब प्रश्न ये आता है कि कूलम्ब को किससे सूचित किया जाता है? तो कूलम्ब को सी से सूचित किया जाता है। और एक कूलम्ब जो है, एक कूलम्ब बराबर कितना होता है? तो 1 एम्पियर, याद रखना है, 1 एम्पियर प्रति सेकेंड होता है। 1 एम्पियर प्रति सेकेंड होता है 1 कूलम्ब, और कूलम्ब को सी से डिनोट किया जाता है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि फैंसी खिलौने में जो है कौन सी खिलौने? फैंसी खिलौने में जो है प्रयोग किए जाने वाले प्रकाश उत्सर्जक डायोड उत्सर्जित करता है। तो किसका उत्सर्जित करता है? याद रखना है आपको, दृश्यमान प्रकाश को उत्सर्जित करता है। अच्छा, रेडियो जो है यह तरंगों को रडार को, ठीक ना, किसको उत्सर्जित करता है? रडार को उत्सर्जित करता है। ये आपको याद रखना है। और ये जो है अल्ट्रावायलेट किरणें जो है यह प्राकृतिक स्रोत से, ठीक है ना, प्राकृतिक स्रोत से जो है सूर्य से जो है प्राप्त होती हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। प्रश्न क्या था? फैंसी खिलौने में जो है प्रयोग किए जाने वाले प्रकाश उत्सर्जक डायोड जो है उत्सर्जित करता है तो दृश्यमान प्रकाश, यानी कि सी विकल्प क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सड़क प्रकाश में किसमें? सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जो है जोड़ा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका समानांतर श्रेणी में। अब इसके देखिए समानांतर श्रेणी में इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि जब भी इसको जोड़ा जाएगा तो इसका प्रकाश ज़्यादा आता है, ठीक ना, और ख़राब होने की, बल्ब जो है ख़राब होने की खतरा कम होती है। लेकिन वहीं अगर श्रेणी क्रम में इसको जोड़ दिया जाता है तो इसमें प्रकाश की गिरावट आ जाती है, यानी कि बहुत कम प्रकाश से आती है। और इसकी जो बनी होती है, टंगस्टन की जो बनी होती है वो क्या हो जाती है? भंगुर हो जाती है, ठीक ना। तो इसलिए जो है समानांतर क्रम में बल्बों को जोड़ा जाता है सड़क पर जो प्रकाश लाइटें होती हैं, ठीक ना। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। गर्भ में जो है भ्रूण के विकास को जानने के लिए जो है निम्नलिखित किरणों या फिर तरंगों में से जो है किसका उपयोग किया जाता है? विकल्प आपके सामने है, एक्स किरणें या फिर सूक्ष्म किरणें। देखिए इसमें हो जाएगा आपका पराध्वनि तरंगों का जो है उपयोग किया जाता है। और इस प्रक्रिया को जो है अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं ये जो प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो देख लेते हैं विकल्प में दिया है कि नहीं दिया हुआ है आपका पराध्वनि किरणें, पराध्वनि तरंगे का उपयोग दिया है, ठीक है, दिया है। यहाँ पे सी विकल्प क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो है वेग होता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि बिल्ली के जो है सुनने की जो है आवृत्ति विस्तार, बिल्ली के सुनने की आवृत्ति विस्तार कह रहा है। तो बिल्ली की सुनने की आवृत्ति विस्तार जो है 45 हर्ट्ज से 64 हर्ट्ज मतलब किलो हर्ट्ज होता है। तो ये सी विकल्प क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न यह है कि मनुष्य के द्वारा कितने हर्ट्ज तक सुनी जाती है? तो यहाँ पे ये देख लीजिए, ये मनुष्य की दिया हुई भी है, ठीक ना।
तो मनुष्य कितने हर्ट्ज तक सुनता है, तो 20 हर्ट्ज से जो है 20 किलो हर्ट्ज यानी कि 20,000 किलो मतलब 20,000 हर्ट्ज भी को कह सकते हैं, ठीक ना। तो ये मनुष्य के सुनने की क्षमता है। अगला प्रश्न कि RN मल्होत्रा जो है कमेटी स्थिति संबंधित है, ठीक ना। तो RN मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है? विकल्प आपके सामने है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बीमा क्षेत्र से। किससे? बीमा क्षेत्र से। अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन जो है एक तीसरी पीढ़ी के औद्योगिक सुधारों में सम्मिलित है? तो तीसरी पीढ़ी की औद्योगिकों में सुधार में सम्मिलित है, तो याद रखना है आपका उपरोक्त में से सभी, यानी कि यह हो जाएगा आपका ई-बीज प्रोजेक्ट और स्किल विकास और मेक इन इंडिया, ये सभी के सभी जो है तीसरी पीढ़ी के औद्योगिक सुधारों में सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है कि 103 लाख करोड़ रुपए के जो है प्रावधान से जो है राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन यानी कि NIP की जो है शुरुआत की गई, तो ये कब की गई थी? तो ये किया गया था 2019 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि कोर उद्योग के जो है सूचकांक के मूल वर्ष को जो है हाल ही में किस वर्ष में जो है परिवर्तित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2011 और 12 में। अगला प्रश्न है कि हाल के जो है केंद्रीय बजट में जो है FM ने जो है बीमार क्षेत्र प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की जो है सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो वर्तमान से बढ़ाकर के ये किया गया है 74% किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में किस वर्ष रेल बजट को जो है आम बजट में मिला दिया गया था? तो ये 2017 में मिला दिया गया था। अगला प्रश्न है कि कुल जनसंख्या से विभाजित देश कुल आय औसत आय से आय है किसके मतलब किसे कहा जाता है? प्रश्न फिर से देखिए, कुल जनसंख्या से जो है विभाजित देश की जो है कुल आय औसत आय है, किसे कहा जाता है? ये हो जाएगा आपका प्रति व्यक्ति आय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय को कहा जाता है। अगले प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का जो है प्रावधान किया गया था? तो आरक्षण का प्रावधान ये किया गया है आपका अनुच्छेद 330 में। किसमें? 330 में। अगला प्रश्न है कि 14 अगस्त 2007 को संसद के द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की जो है सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1206 है। कितने हैं? 1206 है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य जो है चुनाव आयुक्त पूछ रहा है कौन थे? तो याद रखना है आपका सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे प्रथम मुख्य आयुक्त, ठीक ना, चुनाव मुख्य आयुक्त। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च जो है न्यायालय के न्यायाधीशों की जो है संख्या में वृद्धि की जा सकती है? तो ये वृद्धि की जा सकती है, संसदों के द्वारा वृद्धि की जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है सर्वोच्च न्यायालय ने क्या अस्वीकार किया है? तो क्या अस्वीकार किया है? तो कांग्रेस नेता जो है जाफरी के हत्याकांड की जो है बड़ी साजिश की गई, इसको जो है इसने अस्वीकार कर दिया है। तो ये विकल्प क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है उच्चतम न्यायालय का जो है न्यायाधीश अपना पद कार्यकाल समाप्त होने के जो है पूर्व अपना इस्तीफा जो है इनमें से किसे सौंप करके त्याग कर सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति को, ठीक है। किसको? राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में जो है कितनी अनुदान की मांगे जो है संसद में पेश की जाती है? तो अनुदान की मांगे जो है देखा जाए तो इनमें से कोई नहीं होगा ना, मतलब कोई नहीं होगा, सीधे हम कहते हैं आपको आंसर में कोई नहीं, तो होगा क्या? तो इनमें देखिए मांग की जो बातें हैं, जो अनुच्छेद 113 के हवाला दे करके ये प्रश्न पूछा गया है, तो अनुदान की मांग का कोई निश्चित राशि तय नहीं की गई है, ठीक है ना, कि कितना मांग सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। सीधे समझिए कि वार्षिक बजट के बारे में जो अनुदान मांग है वह निश्चित नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी संसदीय समिति जो है कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए जो है प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अधीनस्थ, याद रखिएगा, अधीनस्थ विधान पर जो है समिति, अधीनस्थ विधान पर समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लीजिए क्या कह रहा है।
अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की जो है समाप्ति से पूर्व किसे सुझाव पर हटाया जा सकता है, माने किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है। प्रश्न को फिर से देखिए, राष्ट्रपति को जो है उसके कार्यकाल की जो है समाप्ति से पूर्व, ठीक ना, किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है। तो ये राष्ट्रपति को हटाने की बात की गई है। तो देखिए, संसद के जो है दोनों सदनों में जो है महाभियोग की प्रक्रिया जारी होती है। उस महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा जो है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, और इसकी चर्चा जो है याद रखिएगा आर्टिकल 61 में की गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अच्छा ये हटाया क्यों जाता है, तो संविधान के उल्लंघन पर हटाया जा सकता है, ऐसे किसी भी कारण से नहीं हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत के संविधान के जो है अंतर्गत मूल कर्तव्य है। तो इसमें से बताना है आपको विकल्प में। तो देखिए, इसमें मूल कर्तव्य पूछ रहा है, तो इसमें यह हो जाएगा देश की एकता एवं अखंडता को कायम रखना, तो ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखना, ये भी मूल कर्तव्य में आता है। अपने बच्चों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करना, ये भी मूल कर्तव्य में आता है। एक से अधिक यानी कि डी विकल्प क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, भारत में जो है प्रेस स्वतंत्रता जो है लोगों को प्राप्त होती है, एक मिनट, भारत में जो है प्रेस स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि, अब विकल्प देखिए क्योंकि, क्यों प्राप्त है, तो ध्यान दीजिएगा यह विचार जो है, विचार भी व्यक्ति की स्वतंत्रता के जो है अधिकार में निहित है। ठीक है ना, यह जो है विचार भी व्यक्ति की स्वतंत्रता में जो है निहित है, तो सी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक रूप से जो है पिछड़ों को जो है आरक्षण देने हेतु संविधान में किन अनुच्छेदों को जो है सम्मिलित किया गया है, तो इसमें सम्मिलित किया गया है आपका अनुच्छेद 15, याद रखिएगा अनुच्छेद 15, 6 एवं 16, 6 को, 15, 6 और 16, 6 को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी मात्रा जो है अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो सल्फ्यूरिक अम्ल का ही, सल्फ्यूरिक H2SO4 का, याद रखना है। पर्यावरण किससे बनता है, पर्यावरण पूछ रहा है, इन्वायरमेंट जो है किससे बनता है, तो याद रखना है इसमें इन्वायरमेंट पूछ रहा है किससे बनता है, तो जीवों के घटकों से बनता है, भू आकृतिक घटकों से बनता है, और जैव घटकों से बनता है। इसमें सही विकल्प हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है कि ग्रीन पीस यानी कि हरित शांति क्या है, ग्रीन पीस क्या है यानी कि हरित शांति क्या है, तो याद रखना है पर्यावरण समर्थकों का जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है द्वितीयक प्रदूषक है। द्वितीय प्रदूषक की अगर बात किया जाए तो इसमें जो है उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक ना, कोई नहीं है, क्योंकि इसमें जितने भी विकल्प जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है यह प्राथमिक है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना, प्राथमिक प्रदूषक है। यहाँ पर जो है आपका HF जो है ये भी क्या है आपका प्राथमिक दिया हुआ है, ठीक ना, ये भी क्या है प्राथमिक है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी क्या है आपका प्राथमिक है, ठीक ना, प्राथमिक है। कहने का मतलब है कि विकल्प में कोई भी नहीं होगा जो द्वितीय प्रदूषक है, ठीक ना, यानी कि ई विकल्प इसमें क्या होगा, सही होगा। अब प्रश्न आता है कि द्वितीय प्रदूषक है कौन कौन, तो याद रखिएगा द्वितीय प्रदूषक में PAN ये द्वितीय प्रदूषक है। ओजोन क्या है आपका, ओजोन क्या है द्वितीय प्रदूषक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाने वाली वनस्पति का सामान्य प्रकार क्या है, तो याद रखिएगा समशीतोष्ण कटिबंधीय यही प्रकार की वन पाई जाती है नीलगिरी पहाड़ियों पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत में बाघों का आरक्षित क्षेत्र नहीं है। अब यहाँ पे पूछ रहा है आरक्षित क्षेत्र नहीं है बाघों के लिए, ठीक ना, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पश्चिमी बंगाल जो है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये आपका बाघों के संरक्षित क्षेत्र है। वहीं जो है उत्तराखंड में कार्बेट नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय पार्क ये भी क्या है बाघों के आरक्षित क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के जो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये भी बाघों के लिए आरक्षित क्षेत्र है। और यहाँ देखते हैं तो अब देखिए इसमें कारण नहीं है, तो इनमें तो सभी है, विकल्प में जो है दिया है इनमें सही है, सभी है, तो क्वेश्चन के अनुसार इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक ना, तो ई विकल्प क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की जनसंख्या जो है कब 100 करोड़ की हो गई थी, तो भारत की जो जनसंख्या है 100 करोड़ यह हुई थी आपका 2000 में, मई 2000 में जो है ये 100 करोड़ हो गई थी, ठीक ना, तो 2011 अब यहाँ पे 11 मई
2000 को जो है 100 करोड़ होती है। दिल्ली में एक आस्था नाम की जो है एक शिशु का मतलब जो एक लड़की होती है, ठीक ना, शिशु की जन्म होती है और उसी के जन्म के साथ जो है भारत की जो जनसंख्या है, ठीक ना, कब मई 2000 में भारत की जनसंख्या 100 करोड़ हो जाती है, यानी कि 1 अरब हो जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक ना। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। किस राज्य में पाया जाता है सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व? तो होगा तो वैसे बिहार, लेकिन बिहार यहाँ पे नहीं दिया। अच्छा, ये प्रश्न को हम लोग काट सकते हैं क्योंकि ये जो है पूछा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, तो कौन से आंक जनगणना, न यहाँ पे 2001 दिया हुआ है और न ही जो है 2011 दिया है, तो ये तो निश्चित नहीं किया है, इसलिए प्रश्न को हम लोग काट सकते हैं। वैसे अगर मान लीजिए कि प्रश्न आ जाता है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या जो है घनत्व है 2001 के अनुसार, तो 2001 के अनुसार जब भी कहेगा तो ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक ना। उस समय जो थी पश्चिम बंगाल 2001 में 924 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक ना। लेकिन वहीं 2011 के अनुसार अगर बात करें तो 2011 के अनुसार आप जानते हैं आपका बिहार है। कौन है? आपका बिहार है। बिहार की प्रति व्यक्ति वर्ग कितना किलोमीटर है? तो 1106, कितने? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में ये निवास करते हैं। तो बिहार जो है क्या होगा? पहला होगा, और 2001 के अनुसार जो है बंगाल पहला होगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। अच्छा, केंद्र शासित प्रदेश में भी तो पूछ सकता है, तो दिल्ली याद रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश में जो है दिल्ली, यानी कि यहाँ पर जो है 11,320 जो है प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। वहीं केरल की अगर बात करें तो 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी का है? तो दिल्ली के, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में जो है शहरी यानी कि अर्बन जनसंख्या कुल जनसंख्या के जो है प्रतिशत के बराबर है, तो कितने के बराबर है? याद रखना है इसमें, ठीक ना। अच्छा, विकल्प में तो कोई नहीं होगा, ठीक ना, इसमें से कोई नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो है ये नहीं कहा है कि कौन से मतलब आंकड़े जो डेटा जो जारी किया गया है 2001 और 2011 इसके अनुसार नहीं पूछा है, ठीक ना। तो हम लोग इसको अगर हम देखते हैं 2001 के अनुसार, किसके अनुसार? 2001 के। इस तरह के प्रश्न जो होते हैं देखिए गलत प्रश्न होते हैं, और यही प्रश्न जो है आपके प्रश्नों को आप मतलब गलत टिक कर देते हैं, तो आयोग क्या करता है बाद में? या तो प्रश्नों को खारिज कर देता है, ठीक ना, या फिर वो भी जो है आंकड़ों के आधार पर सही कर दे। जैसे कि अभी 71वीं बीपीएससी के एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें देखे होंगे जब दूसरा बार आंसर की जारी किया गया तो 5 प्रश्नों को गलत ठहराया गया था। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं, तो आंकड़े जरूर देखा कीजिए। तो 2001 के अनुसार अगर हम प्रश्न फिर से देखते हैं, भारत में शहरी जनसंख्या जो है कुल जनसंख्या का प्रतिशत के बराबर है। तो ये 2001 की जनगणना के अनुसार अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा आपका 27.78 होगा, ठीक है। और वहीं 2011 के अगर अनुसार अगर बात किया जाए तो यह हो जाएगा आपका 32.2% होगा। तो ये चीज़ें जो है ज़रूरी है, ठीक ना। और यहाँ पे एक जो दिया हुआ है 25.72, तो यह 1900, ध्यान दीजिएगा, 1991 के जो है जनगणना के अनुसार ये आंकड़ा दिया गया है। तो ये प्रश्न तो हम लोग वर्तमान संदर्भ में देख रहे हैं, ठीक ना। तो इस तरह के भी प्रश्न आपको कहीं कहीं मिल जाते हैं जो चुनौती भरी होते हैं, तो आपको जो है आंकड़े याद होनी चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध नील नदी संबंधित है, तो प्रसिद्ध नील नदी किससे संबंधित है? तो ये है आपका प्रसिद्ध नील नदी जो है इजिप्ट से संबंधित है। किससे है? इजिप्ट से। अच्छा, इजिप्ट है कहाँ? तो इजिप्ट है ये आपको मिस्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मिस्र में पड़ता है, ये आपको याद रखना है, ठीक ना। ये जो नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी है, याद रखना है आपको। विश्व की क्या है? विश्व की सबसे लंबी, याद रखना है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी को कहा जाता है, ठीक ना। नील नदी को भी जो है 2 नदियों के संगम भी कहा जाता है, यानी कि नील नदी में जो है श्वेत नील और ब्लू नील, ये दोनों क्या है? समाहित हैं।
और इसके उद्गम जो है श्वेत नदी के जो उद्गम है ये विक्टोरिया झील से होता है, और ब्लू नदी के जो है उद्गम यह इथियोपिया से होता है, ठीक ना। ताना मिल नदी है उसी से इसका उद्गम होता है। तो ये चीज़ें छोटी सी जानकारी थी जो आपके लिए सही है। अगला प्रश्न की सीरीज क्या है, प्रश्न की सीरीज क्या है जिसका नासा के द्वारा जो है हाल ही में किए गए एक अध्ययन में उल्लेख किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बौना ग्रह है। क्या है? बौना ग्रह है। अब इसके व्यास की अगर बात करें तो बौना इसकी व्यास जो है 950 किलोमीटर है, इसकी व्यास है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना है। अगला प्रश्न है कि सूर्य की जो है किरणें दोपहर की तुलना में प्रातः काल जो है कम गर्म होती है, चूँकि अब विकल्प दिया हुआ है तो ये सीधे आंसर बता देते हैं। दोपहर की तुलना में प्रातः काल किरणें जो है ज़्यादा लंबा सफ़र तय करती है, यानी कि लंबा दूरी तय करती है। इसी के कारण जो है सूर्य की किरणें जो है दोपहर की तुलना में प्रातः काल जो है कम गर्म होती है। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोपरनिकलस के बारे में आप लोग पढ़े भी होंगे। अगला प्रश्न है कि रेगिस्तानी क्षेत्र में जो है मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण है? मशरूम सेल का उदाहरण जो है अपघर्षण भूक्षरण की उदाहरण है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भूकंप जो है गंभीर और विध्वंसकारी है? भूकंप जो है गंभीर और विध्वंसकारी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, भ्रंशमूलक जो भूकंपें होती हैं ये क्या होती है? काफ़ी मतलब गंभीर रूप से जो है विनाशकारी होती हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है? करे कि भूकंप की जो है तीव्रता मापन जो है किस मशीन के द्वारा किया जाता है? यानी कि भूकंप के सीधे पूछ रहा है तीव्रता जो है किससे की जाती है, मापन किससे की जाती है। तो यहाँ पे विकल्प देख लीजिए। विकल्प में दिया आपका बैरोमीटर, नैनोमीटर, और सी में दिया आपका सिस्मोग्राफी। इसमें डी में भी दिया है आपका उपरोक्त में से उपरोक्त में से एक से अधिक, डी में दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है सिस्मोग्राफी राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता जो है मापने की जो मशीन है वो सिस्मोग्राफी है। अब प्रश्न ये आता है कि बैरोमीटर से क्या मापी जाती है? तो ध्यान दीजिएगा, हमने ये देखा कि सिस्मोग्राफी से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। बैरोमीटर से जो है आपका वायु दाब, याद रखिएगा, वायु दाब मापी जाती है। वहीं मैनोमीटर की अगर बात करें तो मैनोमीटर से जो है यह दाब मापा जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। रूपसी हवाई अड्डा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह असम में स्थित है। कहाँ है? असम में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न है कि भारत की जो है प्रमुख कोयला निक्षेप किस क्रम यानी कि किस सिस्टम में जो है पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, अच्छा यहाँ जो है आपका राइट आंसर डी विकल्प हो जाएगा, गोंडवाना क्रम में पाया जाता है। किस क्रम में पाया जाता है? गोंडवाना क्रम में पाया जाता है। अब यहाँ जो है आपका कोयला निक्षेप से संबंधित प्रश्न पूछा है तो इसके बारे में देख लीजिएगा। और गोंडवाना क्रम क्या है? तो गोंडवाना क्रम में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, कौन कौन से प्रमुख खनिजें पाई जाती है, इसके बारे में भी थोड़ी सी आप जानकारी रख लीजिए। अगला प्रश्न है कि झारखंड का जो है घाटशिला किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? किस खनिज के लिए है? तो ये याद रखना है, तांबा के लिए है। अगला प्रश्न है कि मैग्नीज का जो है उपयोग कहाँ किया जाता है? तो मैग्नीज का उपयोग जो है यह किया जाता है आपका, यहाँ पे आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखिए ये कह रहा है क्या कि फोटोग्राफी उद्योग में किया जाता है, नहीं किया जाता है। माचिस उद्योग में भी नहीं किया जाता है। बैटरी के उत्पादन में भी नहीं किया जाता है। तो क्या जाता है? देखिए स्टील जैसी जो उद्योग होती है, ठीक ना, किस जैसी? स्टील, ठीक ना, स्टील जैसी धातु के उत्पादन में किया जाता है। ये स्टील जैसी धातु के उत्पादन में किया जाता है। इसका रीज़न क्या है? देखिए इसका रीज़न यह है कि ये बहुत मतलब कि क्या होता है, भंगुर होता है, और भंगुर होने के कारण इसका उत्पादन, ठीक ना, या फिर इसका उपयोग जो है अधिक पदार्थों में नहीं किया जाता है। इसीलिए इसके केवल स्टील के जैसे जो धातु बनते हैं उन्हीं में केवल इनका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी जो है भारत और नेपाल के बीच जो है सीमा बनाती है? तो सीमा बनाने के काम कौन करती है? काली नदी, और इसी को हम लोग ठीक ना, महाकाली के नाम से भी जानते हैं। किसको? काली नदी को महाकाली के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि किस नदी के जो है किनारे को जो है पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की
मतलब सोचा या फिर योजना बनाई है या योजना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हुगली। ठीक है, हुगली क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कारगिल किस नदी के जो है किनारे किनारे पर जो है स्थित है? कारगिल जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है पूछ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुरु नदी। कौन सी नदी? सुरु नदी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने किया था? तो ये किए थे आपका एस.एन. हल्दर ने किया था। किसने? एस.एन. हल्दर ने किया था। अगला प्रश्न कि ऑल इंडिया किसान सभा की जो है पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? तो अध्यक्ष के रूप में कौन थे? याद रखिएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। कौन थे? सहजानंद सरस्वती। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। ठीक ना, कब की गई थी? 1936 में की गई थी और यह जो है लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि इंडियन अनरेस्ट का जो है लेखक कौन है? तो इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वेलेंटाइन सिरोल। अच्छा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा बुक कौन सी है? तो पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है। एनी बेसेंट की अगर बात करें तो एनी बेसेंट ने जो है न्यू इंडिया, ठीक ना, न्यू इंडिया पुस्तक लिखी थी। और लाला लाजपत राय की अगर बात करें तो लाला लाजपत राय ने जो है यंग इंडिया और हैप्पी इंडिया, ठीक ना, यंग इंडिया 1916 में लिखे थे अमेरिका में लाला लाजपत राय, और हैप्पी इंडिया। अच्छा, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यंग इंडिया के लेखक जो है महात्मा गांधी भी है, लेकिन दोनों की जो है लेखनी जो है एक साप्ताहिक है और एक दैनिक समाचार से संबंधित है। यानी कि लाला लाजपत राय जो यंग इंडिया लिखे थे 1916 ईस्वी में, यह एक पुस्तक थी, और वहीं महात्मा गांधी के द्वारा जो 1919 से लेकर के 1931 तक लिखी जाती थी, जो वो पुस्तक नहीं थी, वो पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्रिका थी। तो दोनों जो है यंग इंडिया नाम से लिखते हैं, लेकिन दोनों की जो है लेखनी अलग अलग होती है। और एक की पुस्तक यानी लाला लाजपत राय की यंग इंडिया पुस्तक है, और महात्मा गांधी के द्वारा जो लिखी जाती थी पत्रिका वो साप्ताहिक पत्रिका थी। तो दोनों आपको याद रखना है, प्रश्न जब भी आए तो इसमें मिस्टेक नहीं करना है। अगला प्रश्न करेंगे कि बंगाल नाटक नील दर्पण का जो है अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? बंगाल के जो है नील दर्पण, ठीक है ना, नील दर्पण का जो है अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दीन बंधु मित्र। तो इसको लिखे थे, सॉरी, दीन बंधु मित्र को इसको क्या किए थे? लिखे थे। तो ये रचनाकार हैं। पूछा है कि अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो ये माइकल मधुसूदन के, कौन? माइकल मधुसूदन दत्त किए थे। और इसकी रचना होती है आपका दीनबंधु के द्वारा 1860 ईस्वी में जो है ढाका में होती है, मतलब ढाका में प्रकाशित की जाती है, और 1960 में जो है दीनबंधु के द्वारा जो है इसकी लेखनी पूरी की जाती है। अब अगले यहाँ पे प्रश्न है कि न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का जो है संबंध था, तो किससे था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एनी बेसेंट से था। किससे था? एनी बेसेंट। अभी प्रश्न भी आया था उसमें मैं बताया था न्यू इंडिया एनी बेसेंट से संबंधित है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न को। हो मुंडा विद्रोह, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हो मुंडा विद्रोह जो है यह पूछा जा रहा है कि मतलब कब हुआ था? तो हो मुंडा विद्रोह जो है 1820 से 21 के दौरान में हुआ था। और ये किन कारणों से हुआ था? तो आर्थिक कारण इसका क्या था? मुख्य कारण था। इस विद्रोह का क्या था? आर्थिक कारण जो है सबसे प्रमुख विद्रोह मतलब कि कारण के रूप में था, जाना जाता था। प्रश्न कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा आनंद पांडे जो है ये बिरसा मुंडा के गुरु थे। अगला प्रश्न है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले जनजाति के नाम बताइए। तो इसमें से खोंड विद्रोह जो था यह क्या करता था? मानव बलि प्रथा इसी ने अपनाई थी, और इसी के निषेध यानी कि रोकने के लिए जो जब अंग्रेज इसका मतलब रोके तो ये जनजाति उन पे क्या की? हमला की, यानी कि उसका विरोध की थी। तो सीधे खोंड जनजाति आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ जो है बगावत नहीं की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी विकल्प क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद का निजाम।
हैदराबाद के निज़ाम जो है यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया था, ठीक ना। लेकिन इसमें बहुत से, जैसे कि विजयनगर के राजा और तमिलनाडु के पोलिगार और त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी, इन्होंने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत की थी। अगला प्रश्न कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो ये कब प्रदान किए थे? तो ये प्रदान किए थे 12 अगस्त 1765 को, ठीक ना। इसके बदले में जो है कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपए देगी तथा निजाम के जो है अधिकार के लिए बंगाल के नवाब को, ठीक ना, 53 लाख देगी। इसीलिए इसने क्या किया, यानी कि शाह आलम जो था, ठीक, शाह आलम द्वितीय ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी प्रदान कर दिया था। अगला प्रश्न कि इलाहाबाद की संधि के बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो ये बनाया था किसको? मोहम्मद रजा खान को बनाया था, ठीक है। अगला प्रश्न है बिहार के सुप्रसिद्ध संत जो है सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के जो है किस संप्रदाय से था? तो इसका संबंध फिरदौसी संप्रदाय से था, ये याद रखना है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत के जो है शैव संतों को कहा जाता था? तो दक्षिण भारत के शैव संतों को नयनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नयनार कहा जाता था, ठीक है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि सभी भक्ति संतों के मध्य जो है एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, अब ये राइट आंसर हो जाएगा, तो उन्होंने अपनी वाणी को जो है उसी भाषा में लिखा जिसे जो है उसके भक्त समझते थे। तो ये विकल्प क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शाक्यवंशियों के द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो शाक्यवंशियों को बनाया गया बौद्ध स्तूप जो है यह पिपराहवा में है। कहाँ है? पिपराहवा में है, ठीक ना। डी विकल्प क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। शक संवत वर्ष आरंभ होता है, तो यह होता है आपका 78 ईस्वी में शुरू होती है। सांची का जो है विशाल जो है स्तूप समय को निर्धारित करता है। तो कौन से समय को निर्धारित करता है? किसके समय को बताता है? तो मौर्यों को बताता है, मौर्यों के काल को बताता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? भारत में सोने के सिक्के किस प्रथम शासकों के द्वारा जो है जारी किया गया था? तो ये भारतीय यूनानी शासकों के द्वारा जारी किया गया था। और अगला प्रश्न है कि सुवर्ण भूमि का जो है वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसी के जो है रख रखाव के लिए जो है अपने दूत के द्वारा जो है देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की गई थी? तो ये बालपुत्र, याद रखिएगा, बालपुत्र देव था। कौन था? बालपुत्र देव था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है सबसे पहले भारत आने वाला कौन था? विकल्प के आधार में बताना है। तो कौन था? मेगस्थनीज था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि बोरोबुदुर, याद रखिएगा, बोरोबुदुर विश्व में जो है सबसे अद्भुत स्तूप है। इसकी जो है मूर्ति और मूर्ति कला किसका शानदार उदाहरण है? तो यह उदाहरण है आपका भारत जावा कला का, भारत जावा कला का। तो इस तरह से हम यहाँ पे जो है प्रैक्टिस सेट जो है 16 कंप्लीट कर दिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके सॉल्यूशन भी है, ठीक ना। इसकी पूरी व्याख्या भी आपको दी गई है। तो PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।